Good morning, class 4th. I hope you are good and please be safe and stay at home. Don't go outside, please. Okay? So, today we will study in your English literature book a poem, and the name of the poem is Where Go the Boats? Where Go the Boats? And you have to open page number 32. So we will read the poem first and then I will explain you the meaning of that poem so that we will understand the poem easily. Okay? So I'll show you book. Yes, class. Now we will continue the poem, Where Go the Boats? So first of all, we will read the poem carefully and you have to recite this poem with me or with me. Then read and enjoy, recite the following poem with the teacher and then in groups. Okay, so you have to recite this poem with me. Okay, so what is the first stanza is about? Dark brown is the river, golden is the sand. It flows along forever with trees on either hand. Alright? So what is written? Dark brown is the river. क्या है इसमें पोयम में कि जो रिवर है वो डार्क ब्राउन है. डार्क ब्राउन मीन्स उसका कलर है डार्क ब्राउन. ठीक है. और जो सैंड है उसमें, सैंड मीन्स जो रेत होती है वो कौन से कलर की है? गोल्डन. ठीक है. वो भी ब्राउन से थोड़ा सा रिलेटेड है. तो वो कौन से कलर की है? गोल्डन इज द सैंड. जो आपका गोल्डन कलर होता है, सोने का कलर होता है वो. ठीक है. तो गोल्डन इज द सैंड. इट फ्लोज लॉन्ग फॉर एवर. और जो रिवर है वो क्या करती है? फ्लो करती है ना, हमेशा बहती रहती है. विथ ट्रीज ऑन ईदर हैंड. और क्या होते हैं उसके दोनों साइड में? मतलब एक रिवर होती है, रिवर के दोनों साइड में क्या होते हैं? पेड़ होते हैं. ठीक है. तो विथ ट्रीज ऑन ईदर हैंड, इस साइड भी और इस साइड भी. ईदर हैंड मीन्स दोनों साइड. ठीक है. विथ ट्रीज ऑन ईदर हैंड. नेक्स्ट, green leaves are floating, castles of the foam, boats of mine are boating, when will all come home? All right. So, what's in the second stanza of this poem is green leaves are floating. कि आपने देखा होगा जब नदी बहती है तो उसमें क्या फ्लोट करती हैं? ग्रीन लीव. जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं हरी हरी, वो फ्लोट करती हैं, बहती हैं नदी के साथ उसके ऊपर. कासल्स ऑफ द फोम. और कासल्स क्या होते हैं? कासल्स जो बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, उनमें मीनारे टाइप होती हैं, मतलब महल की तरह हम कह सकते हैं. कासल्स ऑफ द फोम. और फोम क्या होता है? जो झाग होता है. ठीक है. तो जो झाग है उनमें, पानी में जो बहती है नदियाँ, तो उसमें एक झाग बनता है और वो किसकी तरह लगता है? बिल्कुल जैसे कि कोई कासल हो, सुंदर सा महल हो. बोट्स ऑफ माइन अ बोटिंग. और मेरी भी एक बोट है जो उसमें मैंने पेपर बोट है वो बनाई है और उसमें बोटिंग करने के लिए डाली है. व्हेन विल ऑल कम होम. तो पता नहीं वो कब वापस आएंगी. ठीक है. मैंने भी क्या डाली है? बहुत सारी बोट्स डाली हैं, पेपर बोट्स. और मुझे नहीं पता कि वो कब घर वापस आएंगी. ऑलराइट. So move on to the next stanza is on goes the river and out the past the mill, away down the valley, away down the hill. On goes the river and out past the mill, away down the valley, away down the hill. What? What in this stanza? On goes the river. जो नदी है वो बहती जाती है और वो कहाँ से होते हुए निकलती है? मतलब यहाँ पे जो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन जो पोइट है इस पोएम के, वो ये कहना चाहते हैं कि जो नदी है वो कई सारी जगहों से होते हुए निकलती है. रास्ते में उसे मिल भी मिलती है, जो फैक्ट्रीज वगैरह मिल होती हैं जहाँ पे मशीनरी वगैरह लगी होती है. मिल, आटे की मिल होती है. ठीक है. और भी बहुत सारे टाइप की मिल होती हैं जहाँ पर. And out past the mill, away down the valley,
वैली क्या होता है, जो लो एरिया होता है लैंड का, जो हिल्स के बिटवीन बीच में होता है, ठीक है, उसे हम वैली बोलते हैं। यूजुअली विद अ रिवर फ्लोइंग थ्रू इट, जिसके बीच में से क्या होती है, रिवर फ्लो करती है, ठीक है। तो अवे डाउन द वैली, अवे डाउन द हिल, और वो कहाँ से होते हुए निकलती है, हिल से होते हुए नीचे की तरफ जाती है। ओके, तो ऑन गोज द रिवर, की नदी जब बहती हुई जाती है तो उसे रास्ते में मिल भी मिलती है, मिल को पार करते हुए जाती है, और उसे वैली भी, वैली को भी वो पार करते हुए, क्रॉस करते हुए जाती है, और फिर अवे डाउन द हिल, और एक छोटी सी जो पहाड़ी होती है उससे नीचे की तरफ गिरती है। अवे डाउन द रिवर 100 miles or more, other little children shall bring my boat ashore. फिर क्या पोइट कहना चाह रहे हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, कि अवे डाउन द रिवर, कि जब नीचे की तरफ रिवर बहती है तो वो पता नहीं कितने 100 माइल्स उसने पार किए होते हैं, मतलब बहुत लंबा रास्ता, लंबी दूरी तय की होती है, जिससे अदर लिटिल चिल्ड्रन शैल ब्रिंग माई बोट अशोर। तो जो उन्होंने पेपर बोट डाली थी, उन्होंने बहुत सारी पेपर बोट्स डाली थी, तो उन्हें विश्वास है कि जो दूसरे बच्चे होंगे वो मेरी बोट को पार नदी करवा दें, मतलब जमीन पर ले आएंगे, ठीक है, तो मतलब मेरी नैया को पार लगा देंगे, ठीक है। shall bring my boat ashore, all right, so once again I will read the poem now. Dark brown is the river, dark brown is the river, golden is the sand, it flows along forever with trees on either hand, green leaves a floating, castles of the foam, boats of mine a boating, when will all come home? Then on goes the river, and out past the mill, away down the valley, away down the hill, away down the river, 100 miles or more, other little children shall bring my boat ashore. So this poem is written by Robert Louis Stevenson. Okay, so this is your poem, Where Go the Boats. Alright, so if you want to see the picture of it, you can see it's the picture is given here. So the poet, what he has done, so it's a poem about the river, where go the boats. तो जो बोट्स हैं वो कहाँ कहाँ जा रही हैं, उसकी जो बोट्स उन्होंने पेपर बोट्स बनाई हैं वो कहाँ कहाँ जा रही हैं और कहाँ से होते हुए निकल रही हैं. So this is in the poem. Now move on to the word meaning. Now move on to the word meanings of the poem. So what are the word meanings of the poem? Are ईदर हैंड. ईदर हैंड मैंने जैसा कि आपको समझाया कि व्हाट इज ईदर हैंड. ईदर हैंड मीन्स ईस्ट साइड ऑफ द रिवर, कि रिवर के दोनों तरफ, ठीक है, तो उसे बोला जाता है ईदर हैंड. नेक्स्ट वन इज कासल, a large magnificent building meant for a king or very rich person. तो एक बहुत ही बड़ी अद्भुत बिल्डिंग होती है जिसमें राजा महाराजा या फिर बहुत ही अमीर लोग उसमें रहते हैं. फोम क्या होता है? मास ऑफ बबल्स, झाग जिसे बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे बबल्स उठते हैं. बबल्स जो गुब्बारे से छोटे छोटे मोस्टली साबुन के पानी में निकलते हैं, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड से वाटर आता है वहाँ पे भी हम देखते हैं फोम मीन्स झाग हो जाता है, ठीक है. मिल, मिल मैंने आपको बताया बिल्डिंग विद मशीनरी फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इनटू फ्लोर. तो एक बिल्डिंग जिसमें मशीनरी होती है और जो ग्राइंड करती है ग्रेन को इनटू फ्लोर. फ्लोर मीन्स आटे में उसे चेंज करती है, ठीक है, जो भी ग्रेन होता है उसे चेंज करने का काम कहाँ होता है? मिल में होता है, ठीक है. जैसे गेहूँ है, गेहूँ को आटा बनाती है तो वो कहाँ पे बनता है? मिल, ठीक है, मिल में. देन वैली, वैली क्या होता है? अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स यूजुअली विद अ रिवर फ्लोइंग थ्रू इट. ठीक है, वैली क्या होता है? एक निचला हिस्सा लैंड का जो दोनों तरफ किससे घिरा होता है?
हिल्स के बीचों बीच होती है, ठीक है। वो जगह जो होती है हिल्स के बीचों बीच होती है, यूजुअली विद द रिवर फ्लोइंग थ्रू इट। और उसमें से मोस्टली क्या होता है, जो रिवर होती है वो फ्लो करते हुए जाती है। अशोर मीन्स टुवर्ड्स लैंड, नदी में से निकाल के जमीन पे रख देना, ठीक है, तो अशोर हो गया। नाउ today we will just discuss these question and answer the following question A exercise, but tomorrow I will give you the answers of these questions. Okay, so first question is what is being described in the first stanza of the poem? तो जो फर्स्ट stanza था पोएम का उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया था, so that you have to say कि what is being described in the first stanza of the poem. All right. Okay, so what is being described in the first stanza? The poet is describing the river bank where he has gone to play with his paper boat. So what is being described in the first stanza of the poem is the poet is describing the river bank. कि जो poet है वो एक river bank को दिखा रहा है. River bank means जो नदी का किनारा होता है उसको दिखा रहा है, जहाँ पे वो जाया करता है खेलने के लिए अपनी पेपर बोट के साथ, ठीक है, with his paper boat. Next one is what did the poet see of floating on the river water? तो आपने पोएम पढ़ी, उसमें आपने क्या देखा कि जो पोएट है क्या देखता है जो रिवर वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है, क्या रिवर वाटर के ऊपर बह रहा है। तो पोइट ने ऐसा क्या देखा जो रिवर बोट के ऊपर बह रहा है। तो व्हाट ही सॉ, द पोइट सॉ ग्रीन लीव्स ऑफ फ्लोटिंग on the river water. What? Green leaves are floating on the river water. Now next one question is name two places that the river crosses while flowing down. Name two places that the river crosses while flowing down. So what you have to say to that you have to say the two names, two places that the river crosses. So what are the two names? The river flows past a mill. First one is एक mill or second one is valley. Okay. So first one is it flows past a mill and it's down through a valley. Okay, it goes down through a valley. So these are the two places that the river crosses while flowing down. Next one is who would bring the poet's boat ashore? So कौन उनकी बोट को पार करवाएगा, निकालेगा बाहर नदी से, रिवर से। तो who would bring the poet's boat ashore? Then other little children, जो दूसरे बच्चे होंगे जो ऐसे ही मेरी तरह नदी के किनारे रिवर बैंक में खेल रहे होंगे अपनी पेपर बोट से, तो वो मेरी बोट को अशोर करेंगे, मीन्स कि मेरी नाव को पार लगा देंगे, ठीक है। So these are the answers I have given you today. So tomorrow I will give you the answers in written form. And now move on to the next exercise. Fill in the blanks with appropriate words and complete the following sentences. So what is there in this? The river is dark brown and the sand is golden. What? The river is dark brown and the sand is golden. And the first one is the river का जो कलर है वो डार्क ब्राउन है और सैंड का कलर कैसा पोइट ने बताया है, गोल्डन. ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज द पोइट कुड सी डैश ऑफ द फोम इन द रिवर. जो पोइट है वो कासल्स ऑफ द फोम इन द रिवर क्या देखता है, कासल्स. जो फोम, फोम क्या मैंने आपको बताया, झाग, झाग के कासल्स बनते हुए देखता है रिवर में, ठीक है। मतलब होता वो बबल्स फोम ही है लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे कि उससे की इमेजिनेशन जिसको हम कहते हैं, वो इमेजिन करता है कि जैसे कि कोई कासल हो, कासल्स बन रहे हैं, ठीक है. सो द पोइट कुड सी कासल्स ऑफ द फोम इन द रिवर. नेक्स्ट वन इज द रिवर फ्लोड पास्ट अ, कि जो रिवर है वो कहाँ से होते हुए गुजरती है, वैली में जाती है, कहाँ से होते हुए, मिल से होते हुए, ठीक है. अ मिल बिफोर फ्लोइंग डाउन द वैली. नेक्स्ट वन इज द रिवर वुड फ्लो फॉर अ, कि जो नदी है वो फ्लो करती है फॉर 100 माइल्स और मोर, कि 100 माइल्स और उससे भी ज़्यादा फ्लो कर, मतलब
इतना दूरी तय करके आती है, मतलब बहुत लंबा रास्ता तय करते हुए आती है, और कई जगह ऐसी होती हैं अलग अलग जहाँ से होते हुए वो निकलती है. Next exercise, as you can see, look at the given pictures. There are some pictures given, and what you have to do is you have to write the correct name for each with the help of clues. So there are some clues given. 4 clues are there, and you have to see the picture. And first one is, as you can see, it's a river. What? It's a river. Second one is waterfall. Third one is pond, and last one is sea. So these are the pictures given here. So you have to do these exercise in your book only, and this exercise you have to do in your notebook. So first of all, today's homework is, what you have to do is, first you have to write the poem, where go the boats. You have to write the title of the poem, name of the poem, where go the boats. Then you will write the poem, the whole poem you have to write in your notebook, and then you are going to write the meanings of the poem. What are the meanings of the poem you have to write, and you have to complete these meanings, word meanings in your notebook, and then you are going to do fill in the blanks with appropriate words and complete the following sentences. One more thing I want to tell you is, which is related to the poem, is what is the important thing in the poem is your rhyming words. All right. So what you have to do is you have to do the rhyming words also. So your work is you have to write the poem, then you have to write the rhyming words of the poem. See, after word meaning. You, after writing poem, what you have to do is you have to write word meanings, then you have to complete the rhyming words. So how you are going to write the rhyming words? So what are the rhyming words first? कि जो पोएम है उसमें राइमिंग वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स जैसे कि वो वाले वर्ड्स जिनकी साउंड सेम होती है. क्या साउंड सेम होती है? जिसका हमें मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी साउंड सेम होनी चाहिए. ठीक है, तो दोज वर्ड्स आर कॉल्ड rhyming words. So in this poem also there are some rhyming words. So I want to give you. First one is river. First one is river. So river से river का क्या है rhyming word? Ever. River, ever. Dark brown is the river, golden is the sand, it flows along forever. ठीक है, river and ever. तो this ये आपका फर्स्ट राइमिंग वर्ड है. सेकेंड राइमिंग वर्ड इज सैंड एंड हैंड. ओके, सैंड एंड हैंड. तो सेकेंड वन इज सैंड एंड हैंड. Third one is floating and boating. Floating and boating. So this one is the third one. And foam and home. Foam and home. This is the fourth rhyming word. Then river. There is no rhyming word for this river. So mill and hill. Mill and hill. So this one is the fifth rhyming word. Next one is more and ashore. More and ashore. Alright, so this one is the sixth rhyming word. So how many rhyming words I have told you? 6 rhyming words you have to write in your notebook. How you are going to write is, like mill is written here at one side, and at second side what you have to write is hill. Alright, so like this you have to write this, and you have to complete this exercise. All right, so first of all you are going to write the heading of the poem, where go the boats, and then you are going to start with the poem. And please do your work in your good handwriting, so that I will give you good marks. And after writing poem, you have to complete these word meanings here. Word meaning, so left side word, and then right side of the page you have to write the meaning of those words. All right, then you will do this fill in the blank. Before this you have to complete rhyming words.
of the poem. All right, then you are going to fill in the blanks with appropriate words and complete the following sentences. So there is no need to write uh, this whole sentence. What you are going to write is only fill in the blanks up to here. Okay, then you will complete these blanks. All right, and this no need to complete